बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। होप यू ऑल आर गुड। हम पढ़ रहे थे केमिस्ट्री का चैप्टर मैटर और आज की वीडियो में हम पढ़ेंगे डिटेल में सॉल्युबिलिटी, हेट्रोजीनियस मिक्सचर्स और इसकी दोनों टाइप्स, कोलाइड्स, सस्पेंशंस, और एंड पे हम कंपैरिजन देखेंगे सॉल्यूशंस, कोलाइड्स और सस्पेंशन का। और कॉन्सेप्ट्स और एग्ज़ाम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से ये दोनों टॉपिक्स इम्पॉर्टेंट हैं आज के, यानी सारे टॉपिक्स इम्पॉर्टेंट हैं। और इस वीडियो के एंड तक अगर आपने ये वीडियो ध्यान से कम्प्लीटली देखी तो कोलाइड्स, सस्पेंशन और सॉल्यूशंस के अंदर आपके जितने भी डाउट्स हैं या जो आपको डाउटफुल ये टॉपिक्स लगते हैं, नॉर्मली स्टूडेंट्स को लगते भी हैं, तो आज के बाद आपके ये सारे डाउट्स वंस फॉर ऑल क्लियर हो जाएंगे। और आप जब भी एग्ज़ाम में बैठेंगे, इन टॉपिक से रिलेटेड आपको कोई क्वेश्चन आएगा तो आप कॉन्फिडेंटली फुल मार्क्स लेकर इसको सॉल्व करेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। आज का पहला टॉपिक हमारा सॉल्युबिलिटी है। सॉल्युबिलिटी को समझने के लिए आपने इसकी जो तीन टर्म्स हैं वो तीनों की तीनों याद रखनी है, जिसमें फर्स्ट टर्म होगा हमारे पास सॉल्यूट, सेकंड टर्म हमारे पास होगा सॉल्वेंट और थर्ड टर्म हमारे पास होगा टेम्परेचर। ठीक है। अब सॉल्यूट फिक्स्ड हो, सॉल्वेंट हमेशा 100 ग्राम हो और टेम्परेचर आपका स्पेसिफिक टेम्परेचर हो। ठीक है। यानी कि जब भी आप 100 ग्राम सॉल्वेंट के अंदर, ये याद रखें आप, 100 ग्राम सॉल्वेंट के अंदर एक स्पेसिफिक टेम्परेचर के ऊपर एक सॉल्यूट को डिज़ोल्व करें तो इसको आप सॉल्युबिलिटी कहते हैं उस सॉल्यूट की। फॉर एग्जांपल, सॉल्युबिलिटी इज़ द मैक्सिमम फिक्स्ड, ये मैंने अपने पास से लिखा है क्लैरिटी के लिए, अमाउंट ऑफ सॉल्यूट विच डिज़ोल्व्स इन अ स्पेसिफिक, यानी 100 ग्राम ऑफ सॉल्वेंट। यानी आप इसको समझ लें, solubility is the maximum amount of solute which dissolves in specified की जगह 100 ग्राम of solvent at a specific temperature। तो इसको आप कहते हैं solubility of that solute। यानी solubility हमेशा solute की होगी कि वो 100 ग्राम of solvent के अंदर at a given temperature कितना dissolve हो जाता है। ठीक है। यानी अगेन वो सैचुरेटेड वाला इसमें कॉन्सेप्ट आ गया, वो मैंने आपको पिछली वीडियो में काफ़ी डिटेल में एक्सप्लेन किया। जो वो वीडियो बच्चे भी देखना चाहते हैं वो भी जाकर देख लें। तो जो इजीली डिज़ोल्व हो जाए 100 ग्राम के सॉल्वेंट के अंदर फिक्स्ड अमाउंट ऑफ टेम्परेचर पर, तो उसको आप कहते हैं सॉल्युबिलिटी ऑफ दैट सॉल्यूट। यानी सॉल्युबिलिटी हमेशा सॉल्यूट की होगी, ये आपने बात याद रखनी है। अब फॉर एग्जांपल, इसने दो डिफरेंट टेम्परेचर्स के ऊपर, एक इसने 100 डिग्री सेल्सियस और एक 20 डिग्री सेल्सियस के ऊपर, ऑब्वियसली 100 ग्राम सॉल्वेंट फिक्स्ड होगा हमेशा और अमाउंट ऑफ सॉल्यूट डाली हुई है NaCl। याद रखें, 20 डिग्री सेल्सियस के अंदर 100 ग्राम वाटर के अंदर 36.5 ग्राम डिज़ोल्व होता है, इससे ज़्यादा डिज़ोल्व नहीं होता। इस चार्ट से रिलेटेड आपको शॉर्ट क्वेश्चंस भी आते हैं और MCQs भी आते हैं। यानी आपको ये चार्ट दे के अगर आपसे पूछे, ये चार्ट ही दे दे और नीचे आपसे शॉर्ट क्वेश्चन बना ले और आपसे पूछे कि इस चार्ट को देख के बताएं कि 20 डिग्री अगर आपको दे दिया है और 100 ग्राम आपको सॉल्वेंट दे दिया, तो बताएं कि NaCl कितना डिज़ोल्व हो जाएगा। ठीक है। तो आपने इसको देख के बताना होगा 36.5। और अगर इसको देख के एक स्टेप में और मुश्किल करूं, मैं आपसे कहूं कि 20 डिग्री सेल्सियस के ऊपर 200 ग्राम सॉल्वेंट है, तो अब बताएं NaCl कितना डिज़ोल्व होगा। तो आप सिंपली इसको मल्टीप्लाई बाय 2 कर दें, क्योंकि आपने सॉल्वेंट की जो 100 ग्राम से 200 ग्राम कर दी है। तो जब आपने सॉल्वेंट की जो अमाउंट है वो बड़ी कर दी है, तो आपका सॉल्यूट भी डबल डिज़ोल्व होगा, यानी 36 मल्टीप्लाई बाय 2, 36.5 मल्टीप्लाई बाय 2, तो जो भी आंसर आएगा वो डिज़ोल्व हो जाएगा 200 ग्राम ऑफ वाटर, यानी सॉल्वेंट एट 20 डिग्री। आपने याद रखना है। इसी तरह जो KCl है वो 34.7 ग्राम डिज़ोल्व होगा, NH4Cl 37.5, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड 0.173 ग्राम्स। और 100 डिग्री के ऊपर आप ये चीज़ नोटिस करें कि सॉल्युबिलिटी इंक्रीज़ हो रही है। NaCl की 36.5 से 39.2, यानी एट हायर टेम्परेचर सॉल्युबिलिटी इंक्रीज़ कर गई, लेकिन अगेन
सॉल्युबिलिटी के लिए जो 3 बातें थी, सॉल्वेंट 100 ग्राम ही है, स्पेसिफिक टेम्परेचर यानी अब 100 हो गया, और सोल्यूट कितना डिज़ोल्व हो सकता है उसके ऊपर, वो 39.2 ग्राम है NaCl के लिए। 56 ग्राम इसकी भी बढ़ गई, KCl की भी बढ़ गई, 77 ग्राम NH4Cl की होगी एट 100 ग्राम ऑफ एट 100 डिग्री सेल्सियस और 100 ग्राम ऑफ सॉल्वेंट के अंदर। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड की कम हो गई है, आपने ये बात याद रखनी है कि कैल्शियम हाइड्रोक्साइड की डिक्रीज़ करती है विद द इंक्रीज ऑफ टेम्परेचर, ये 0.1 0.06। और आप अगर यहाँ पे देखेंगे ये इस टॉपिक के अंदर, तो इसने कहा है इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर ऑन सॉल्युबिलिटी। तो इंक्रीज इन सॉल्युबिलिटी विद टेम्परेचर कुछ मटेरियल की इंक्रीज भी करती है, जैसे KCl और NH4Cl की देखें, यहाँ पे KCl की भी इंक्रीज कर गई 34 से 56 और NH4Cl की भी इंक्रीज कर गई, जबकि डिक्रीज इन सॉल्युबिलिटी विद टेम्परेचर उसमें कैल्शियम हाइड्रोक्साइड है और Na2SO4 है, और कैल्शियम हाइड्रोक्साइड की देख लें आप, वो भी डिक्रीज कर गई है 0.173 ग्राम से 0.066 ग्राम। अच्छा, एक क्वेश्चन और भी आता है इसमें, वो आपसे ये भी पूछ सकता है, या आपने ये चीज़ याद रखनी है कि अगर आपसे कहे कि NaCl की सॉल्युबिलिटी 36.5 ग्राम है 20 डिग्री पे, तो आप बताएं सोल्यूशन का वज़न कितना होगा, सोल्यूशन का वज़न कितना होगा। ठीक है, तो आपने क्या करना है कि सॉल्युबिलिटी के लिए आपको पता है कि हमेशा सॉल्वेंट का जो वज़न होगा वो हमेशा 100 ग्राम होगा। अब सोल्यूट जो था NaCl, उसने, ये क्वेश्चन है आप लिख लें, NaCl की उसने आपको सॉल्युबिलिटी दे दी यानी 36.5 ग्राम उसने आपको दे दी, तो इसका मतलब सॉल्वेंट का वज़न हुआ 100 ग्राम प्लस 36.5 ग्राम, तो ये हो जाएगा 136.5 ग्राम्स। ये बात आपने याद रखनी है। ये ये मैंने सॉल्वेंट कह दिया है, अगर बोलते हुए मैंने सॉल्वेंट कहा है तो ये सोल्यूशन है, तो ये सोल्यूशन का वज़न होगा इन दोनों की एडिशन, यानी ये हमेशा सॉल्वेंट 100 ग्राम होगा और जो भी उसने सॉल्युबिलिटी दी हुई है वो उसमें आप ऐड कर लें। अगर वो कहता है 100 डिग्री के ऊपर कितना होगा, तो सिंपल 100 के अंदर 39.2 ऐड कर लें। अगर NH4Cl के अंदर कहता है तो 100 के अंदर 37.5, अगर एट 100 डिग्री कहता है तो 100 ग्राम के अंदर 77 ग्राम ऐड करेंगे, तो सोल्यूशन का वज़न 177 ग्राम हो जाएगा। ये भी एक इम्पॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन है। नेक्स्ट हमारे पास हैं, बाय द वे ये मैंने एक इसने इंफॉर्मेटिव शॉर्ट क्वेश्चन भी लिखा हुआ है कि एन एग्जांपल ऑफ अ सोल्यूट सिंस हुज डिक्रीजेज इन सॉल्युबिलिटी विद द इंक्रीज इन टेम्परेचर इज कैल्शियम हाइड्रोक्साइड व्हिच कैन बी यूज्ड टू ट्रीट केमिकल बर्न्स एट एंड एज एन एंटासिड यानी एंटी एसिड। वैसे ये बात आपने याद रखनी है कि आपने केमिकल बर्न्स के लिए कभी भी कैल्शियम हाइड्रोक्साइड को यूज़ नहीं करता, इसने लिखा हुआ है लेकिन आपने यूज़ नहीं करना, क्योंकि मैं उसकी आपको रीज़न बता देता हूँ। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड है एक वीक बेस, ठीक है, तो अगर आपका केमिकल बर्न हो गया है तो आप वहाँ पे अगर वीक बेस डालते हैं या एसिड से आपका हाथ जल गया तो वहाँ पे वो न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन नहीं होगा, बल्कि वो जब भी ये दोनों मिलेंगे यानी आपके स्किन के ऊपर जो एसिड है और जो वीक बेस अगर आप कैल्शियम हाइड्रोक्साइड ऊपर से डाल देते हैं तो एक्सोथर्मिक रिएक्शन होगा और वो मज़ीद आपके बर्न को गहरा करेगा। तो ये आपने नहीं करना। हाँ, एंटी एसिड यूज़ होता है कि अगर आप इसको वीक बेस है तो हमारे जो स्टमक के अंदर HCl के साथ ये रिएक्ट करके तो उसको न्यूट्रलाइज कर सकता है। ये बात यहाँ तक तो ठीक है, लेकिन केमिकल बर्न वाली बात थोड़ी सी मैंने इसको रिसर्च भी किया और मैंने इसको कंफर्म किया कि ये आपने नहीं करना, ये यहाँ लिखी हुई तो है। नेक्स्ट हमारे पास है सॉल्युबिलिटी कर्व्स। सॉल्युबिलिटी कर्व्स के अंदर आपके पास आ जाता है इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर ऑन सॉल्युबिलिटी। जिस तरह आपके पास यहाँ पे देखें NaCl की इंक्रीज कर गई, तो आप यहाँ से अगर देखें तो NaCl की हल्की सी राइज है, आपको नज़र आ रहा है, यहाँ पे हल्की सी राइज नज़र आ रहा है। इस साइड पे एक्स एक्सिस पे आपका टेम्परेचर है और वाई एक्सिस पे आपका ग्राम्स ऑफ सोल्यूट है, यानी सॉल्युबिलिटी 100 ग्राम ऑफ सॉल्वेंट के अंदर, यानी इस साइड पे आपकी समझ लें सॉल्युबिलिटी है। तो आप किसी भी टेम्परेचर के ऊपर उसकी डिसोल्यूशन देख सकते हैं कि कितने ग्राम किस टेम्परेचर के ऊपर वो डिज़ोल्व होगा। इस सॉल्युबिलिटी कर्व से भी वो आपसे काफ़ी क्वेश्चन पूछ सकता है। फॉर एग्जांपल मैं भी एक क्वेश्चन बनाता हूँ, किस किस की डिक्रीज़ कर सकती है, तो आप देख लें टेम्परेचर के इंक्रीज़ करने के साथ 3
ऐसे हैं कंपाउंड्स जिनकी डिक्रीज़ कर रही है। फॉर एग्जांपल HCl की डिक्रीज़ कर रही है, NH3 की देखें डिक्रीज़ कर रही है, और SO2 की पहले डिक्रीज़ करती है, उसके बाद अबाउट 50 या 60 डिग्री सेल्सियस के बाद वो स्ट्रेट यानी कांस्टेंट हो जाती है। NaCl की देखें ऑलमोस्ट स्ट्रेट है, लेकिन थोड़ा सा राइज है इसमें, जैसे ये देखें 36 से 39 था, तो अगर आप यहाँ पे आप इसकी सॉल्युबिलिटी 20 के ऊपर देखेंगे तो ये 36.5 देखें आपको नज़र आ रही है। इधर 20 डिग्री पे आप इसको फॉल करें इधर, और इसको इधर देखें तो ये 30 और 40 यानी 35 से थोड़ा ऊपर 36.5 नज़र आ रहा है, और ये हल्का सा राइज है, और 100 डिग्री पे ये हो जाता है 39.2, 40 से ज़रा सा नीचे। तो इस तरह भी आप निकाल सकते हैं। NH4Cl की भी देखें राइज हो रही है, बाकी सब की ऑलमोस्ट एक्सपोनेंशियल ही है, राइज हो रही है। KNO3 की बहुत ज़्यादा इंक्रीज़ कर रही है। तो ये आप देख के सॉल्युबिलिटी कर्व्स के हिसाब से बहुत सारे क्वेश्चन बन सकते हैं। वो आपसे ये भी कह सकता है कि किसकी ज़्यादा इंक्रीज़ कर रही है। फॉर एग्जांपल वो अगर आपको NH4Cl की और KNO3 की दे देता है कि आप इसका और इसका कंपैरिजन करके बताएं कि किसकी ज़्यादा इंक्रीज़ हो रही है, तो आप कहेंगे कि KNO3 ज़्यादा टेम्परेचर के बढ़ने के साथ साथ उसकी सॉल्युबिलिटी ज़्यादा इंक्रीज़ कर रही है, ठीक है। और आपसे वो ये भी पूछ सकता है कि किस टेम्परेचर के ऊपर KNO3 और NH4Cl की सॉल्युबिलिटी इक्वल होगी। तो आपने देखना है कि वो किस पॉइंट पे एक दूसरे को कट कर रहे हैं। तो आप ये KNO3 का ब्लू वाला कर्व और NH4Cl का ये पर्पल वाला कर्व को जब आप यहाँ देखते हैं तो ये इस पॉइंट के ऊपर ये दोनों एक दूसरे को मीट करें, और इसको जब आप यहाँ ला के फॉल करवाते हैं तो ये तकरीबन 23-24 डिग्री टेम्परेचर के ऊपर इसकी सॉल्युबिलिटी बराबर होगी। और अगर वो पूछ लेता है कि वो है कितनी, तो आप इसको जब इधर फॉल करवाते हैं तो तकरीबन 40 से नीचे 38 या 39 ग्राम्स आपने याद रखने हैं कि उस टाइम उसकी सॉल्युबिलिटी होगी, और वो उस टेम्परेचर पे बराबर होगी। फॉर एग्जांपल एक और एग्जांपल देख लें आप, एक HCl है और एक KNO3 है। ये NO3 का ग्राफ है और ये HCl का ग्राफ है। इसकी अगर आप देखते हैं कि किस टेम्परेचर पे बराबर है, तो ये इसको ये इस पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रहे हैं, इसको यहाँ फॉल करवाएंगे तकरीबन 39 बन रहा है, 40 से थोड़ा सा पीछे है। तो 39 डिग्री सेल्सियस के ऊपर इन दोनों की सॉल्युबिलिटी बराबर है। और वो पूछ ले है कितनी, तो इसको फिर आप यहाँ फॉल करवाएं, इन दोनों को इधर फॉल करवाएं, तो ये तकरीबन 64 ग्राम बन रही है। होप कि आपको सॉल्युबिलिटी डिटेल में समझ आ गया होगा। हमारा आज का लास्ट टॉपिक और इस चैप्टर का भी लास्ट टॉपिक है कोलाइड और सस्पेंशन, जो कि एग्जांपल्स थे हेट्रोजीनियस सॉल्यूशंस के। अगेन मैं आपको वो चार्ट दिखा देता हूँ समझने के लिए कि मिक्सचर की दो टाइप्स, होमोजीनियस मिक्सचर और हेट्रोजीनियस मिक्सचर। होमोजीनियस मिक्सचर को आप सोल्यूशन और उसकी 3 टाइप्स, ये हमने प्रीवियस वीडियो में पढ़ा था, और अभी हमने हेट्रोजीनियस मिक्सचर पढ़ना है और उसकी 2 टाइप्स कोलाइड और सोल्यूशन, और एंड पे इन तीनों का कंपैरिजन। तो हेट्रोजीनियस मिक्सचर कौन से मिक्सचर्स होते हैं? ये वो मिक्सचर्स होते हैं कि जब वो मिक्स करते हैं आप दो सब्सटेंसेस को या 2 या उससे ज़्यादा सब्सटेंसेस को, तो वो मिक्स होने के बाद आपको जब अलग अलग दिखते हैं तो उनको आप हेट्रोजीनियस मिक्सचर्स कहते हैं। अब हम देख लेते हैं इसकी दोनों टाइप्स, कोलाइड्स और सस्पेंशंस। कोलाइड्स क्या होते हैं और सस्पेंशन क्या होते हैं? कोलाइड इज अ मिक्सचर दैट हैज़ पार्टिकल्स रेंजिंग बिटवीन 1 and 100 नैनोमीटर्स इन डायामीटर, ये डेफिनेशन है। और सस्पेंशन इज डिफाइंड एज द हेट्रोजीनियस मिक्सचर इन विच द सॉलिड पार्टिकल्स आर स्प्रेड थ्रू आउट द लिक्विड विदाउट डिजॉल्विंग इन इट। या आप ये कह लें कि इसका जो साइज़ होता है वो 1000 नैनोमीटर से भी ज़्यादा होता है, ठीक है। जैसे इसने बेस की कोलाइड की डेफिनेशन 100 से 1000 नैनोमीटर साइज़ के ऊपर बेस कर दी इसने डेफिनेशन, और इसकी डेफिनेशन यहाँ पे बेस कर दी उसने कि वो डिज़ोल्व ही नहीं होते। बाय द वे मैं आपको एक और इंटरेस्टिंग चीज़ बताता हूँ कि कोलाइड को आप फॉल्स सोल्यूशन भी कहते हैं। कोलाइड को आप फॉल्स सोल्यूशन भी कहते हैं, और जो ट्रू सोल्यूशन वो तो सोल्यूशन तो था ही, और इसको फॉल्स सोल्यूशन इसलिए कहते हैं क्योंकि एक टिंडल इफेक्ट होता है। ये भी मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ। सोल्यूशन और फॉल्स सोल्यूशन में एक ये फ़र्क होता है कि यानी कंपैरिजन करना हो ना कि कौन सा सोल्यूशन और कौन सा फॉल्स सोल्यूशन यानी कोलाइड है, तो आप उन दोनों सोल्यूशन में से ना कोई टॉर्च लेके लाइट को गुजारें, तो जो भी सोल्यूशन उस लाइट को स्कैटर कर दे यानी फैला दे, यानी उस फैलाने को आप टिंडल इफेक्ट कहते हैं, वो होगा कोलाइड सोल्यूशन।
या फॉल सोल्यूशन या वो कोलाइड होगा, और जो लाइट को स्कैटर नहीं करेगा उसको आप कहेंगे ट्रू सोल्यूशन या सोल्यूशन। तो बेसिकली टिंडल इफेक्ट इज यूज्ड टू डिफरेंशिएट बिटवीन कोलाइड एंड सोल्यूशन। ये आपका डिफरेंस है, ये आपने याद रखना है। और फिर कह देता हूँ कोलाइड को आप फॉल्स सोल्यूशन भी कहते हैं, क्योंकि ये मिक्स होने के बाद एक ही जैसा दिखता है, ठीक है। लेकिन आप इस एग्जांपल से भी आपको समझाता हूँ कैसे एक जैसा दिखता है। फॉर एग्जांपल स्मोक एग्जांपल है कोलाइड की। अब स्मोक आपको जब दिख रही होती है तो वो आपको एक ही जैसी दिख रही होती है, मतलब आपको जब आप भी स्मोक को देखें तो आपको लगता है कि एक ही जैसी है, ये फिर सोल्यूशन ही होगा। लेकिन जब आप उसको साइंटिफिकली या माइक्रोस्कोपिकली देखते हैं तो वो सिर्फ उसके अंदर सस्पेंडेड ही होते हैं, वो मिक्स्ड नहीं हुआ होता, इसलिए इसको फॉल्स सोल्यूशन कहते हैं। और जब भी आप यानी स्मोक में से या डस्ट पार्टिकल में से या फॉग में से लाइट को गुजारें ना, तो वो लाइट को स्केटर करता है। तो ये सबसे बड़ी निशानी होती है सोल्यूशन की और कोलाइड की, या सोल्यूशन और फॉल्स सोल्यूशन की। होप कि अब आपको ये डिफरेंस वंस फॉर ऑल क्लियर हो गया होगा। अब हम इसकी 1 बाय 1 कंपैरिजन भी देख लेते हैं और फिर एग्जांपल्स के साथ इसको स्टडी करते हैं। सबसे पहले हमारे पास डेफिनेशन है, ये होमोजीनियस मिक्सचर होगा और कोलाइड और सस्पेंशन दोनों हेट्रोजीनियस मिक्सचर होंगे। साइज़ का कंपैरिजन देखें तो सोल्यूशन के जो सल्यूट के पार्टिकल्स के जो साइज़ होंगे वो लेस देन 1 नैनोमीटर, जबकि कोलाइड के 1 से लेकर 1000 नैनोमीटर, और सस्पेंशन के पार्टिकल्स ग्रेटेस्ट होंगे यानी 1000 नैनोमीटर से भी ज़्यादा होंगे, तो उसको आप सस्पेंशन कहेंगे। एक और चीज़ होगी कि ये नॉट विजिबल होंगे बाय नेकेड आई, यानी आप उसको आम नज़र से यानी बगैर किसी एड के, यानी बगैर किसी चश्मे के, दूरबीन से या माइक्रोस्कोप में, या आम नज़र से जब आप उसको देखेंगे तो वो आपको नज़र नहीं आएंगे। सल्यूट के पार्टिकल्स कोलाइड के भी नज़र नहीं आएंगे, जिस तरह मैंने आपको कहा था स्मोक आपको नज़र नहीं आते लेकिन ये स्कैटर कर देते हैं। और जबकि सस्पेंशन के पार्टिकल्स आपको नेकेड आई से नज़र आते हैं, जैसे आप मडी वाटर या रेत को डाल दें पानी के अंदर या सैंड वाटर, ठीक है, तो वो आपको सैंड के पार्टिकल्स नज़र आते हैं, ठीक है। अच्छा, तीसरा आ गया हमारे पास फिल्ट्रेशन का कंपैरिजन तीनों का। चूँकि सल्यूट के पार्टिकल्स सबसे छोटे होते हैं तो ये आराम से गुजर जाते हैं, कैन पास थ्रू नॉर्मल एज वेल एज अल्ट्रा फिल्टर पेपर, जबकि कोलाइड के पार्टिकल्स थोड़े से बड़े होते हैं 1 से लेकर 1000 नैनोमीटर तक, तो ये तो कैन पास थ्रू नॉर्मल फिल्टर पेपर में से तो गुजर जाते हैं, बट कैन नॉट पास थ्रू द अल्ट्रा फिल्टर पेपर में से नहीं गुजर सकते। जबकि सस्पेंशन के जो सल्यूट के पार्टिकल्स होते हैं वो ग्रेटेस्ट होते हैं इन तीनों के अकॉर्डिंगली, यानी 1000 नैनोमीटर से ज़्यादा होते हैं, तो ना ही वो नॉर्मल फिल्टर पेपर में से गुजर सकते हैं, ना ही वो अल्ट्रा फिल्टर पेपर में से गुजर सकते हैं। लास्ट हमारे पास ये था कैन नॉट स्कैटर द लाइट, यानी ड्यू टू स्मॉल साइज, कैन स्कैटर द लाइट, टिंडल इफेक्ट, कैन स्कैटर द लाइट, टिंडल इफेक्ट, ये मैं आपको पहले एक्सप्लेन कर चुका हूँ। और लास्ट में हमारे पास सेपरेशंस, डज नॉट सेपरेट, यानी आप इनको सेपरेट नहीं कर सकते, इसको भी आप सेपरेट नहीं कर सकते, इसी वजह से ये फॉल्स सोल्यूशन में भी आते हैं, इसको आप फॉल्स सोल्यूशन भी कहते हैं, क्योंकि आप सेपरेट नहीं कर सकते। लेकिन एक बात आपने याद रखनी है कि इसको आप सेपरेट नहीं कर सकते और ना ही ये सेटल डाउन होते हैं, इसके पार्टिकल्स यानी बैठते नहीं हैं, इनका वज़न इतना ज़्यादा नहीं होता बिकॉज ऑफ इट्स साइज़ कि ये ग्रेविटी की वजह से नीचे सेटल डाउन करें। जबकि सस्पेंशन के जो सल्यूट के पार्टिकल्स होते हैं वो सेपरेट भी आप कर सकते हैं, यानी ऑब्वियसली फिल्टर भी आप कर सकते हैं, और सेटल डाउन भी होते हैं व्हेन स्टेशनरी, जब आप उसको छोड़ दें तो आपने देखा होगा कि अगर आप रेत को मिक्स करके छोड़ें तो रेत थोड़ी देर के बाद नीचे बैठ जाएगी और ऊपर साफ पानी हो जाएगा। नेक्स्ट हमारे पास एग्जांपल्स में इसकी आ जाती हैं। इसकी एग्जांपल है सी वाटर, इसका है मिल्क, स्मोक, फॉग, और सस्पेंशन की हमारे पास टाइप है एग्जांपल है मडी वाटर या सैंड वाटर। और एग्जांपल्स अगर आप देखना चाहें तो कोलाइड की हमारे पास एग्जांपल हैं स्टार्च, एल्बुमिन, सोप सॉल्यूशंस, ब्लड भी एग्जांपल है कोलाइड की, मिल्क, इंक, जेली एंड टूथपेस्ट। जबकि हमारे पास सस्पेंशन की एग्जांपल्स में आते हैं चॉक इन वाटर, इसको आप मिल्की सस्पेंशन कहते हैं, पेंट्स, मिल्क ऑफ मैग्नीशिया, ये भी एक इम्पॉर्टेंट एमसीक्यू है, सस्पेंशन ऑफ मैग्नीशियम ऑक्साइड इन वाटर। मिल्क ऑफ मैग्नीशिया तो बेसिकली हम अपनी स्टमक की एसिडिटी को भी ख़त्म करने के लिए यूज़ करते हैं, ये भी आप याद रखें। फॉर बेटर अंडरस्टैंडिंग अ ट्रू सोल्यूशन, फॉल्स सोल्यूशन यानी कोलाइड सस्पेंशन कंपैरिजन उसने इस चार्ट में दिया हुआ है और जो कि हम डिटेल में स्टडी कर चुके हैं।
होप कि आपको आज के टॉपिक्स और ये पूरा लेक्चर मैटर इससे रिलेटेड हमने जितने भी टॉपिक्स पढ़े वो आपको समझ आ गए होंगे। और ये वीडियो आप अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें, क्योंकि ये एक जेनेरिक टॉपिक्स हैं, तो ये आप अपने OA लेवल के स्टूडेंट्स जो आपके दोस्त हैं उनके साथ भी शेयर कर सकते हैं, ताकि वो भी सीख सकें। और मज़ीद अच्छे कॉन्सेप्ट्स के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक कर दें, और अगर आपके अभी भी कोई डाउट्स हैं तो कमेंट कर दें, आपको आंसर कर दिया जाएगा। नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह हम चैप्टर स्टार्ट करेंगे एटॉमिक स्ट्रक्चर। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।